हेलो एवरीवन। देखिएगा अपन ने लास्ट केमिकल इक्विलिब्रियम में लास्ट टॉपिक केसी और केपी का एक्सप्रेशन लिखना सीखा था। ठीक है कि केसी कैसे कैलकुलेट करते, केपी कैसे कैलकुलेट करते, उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका ये है, केपी केसी एंड केपी के व्यंजक लिखो। व्यंजक मींस एक्सप्रेशन लिखो। ठीक है, देखो क्या क्या दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं। जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्ट हुआ 2 टाइम्स अमोनिया गैस। बी 2 टाइम्स SO3 गैस कन्वर्टेड हुआ 2 टाइम्स SO2 गैस प्लस O2 गैस। ये लो। थर्ड, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड डिकम्पोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये लो। फोर्थ नंबर, CuSO4 सॉलिड प्लस 5H2O गैस कन्वर्ट हो रहा है CuSO4.5H2O सॉलिड। फिफ्थ नंबर जो है वो ये दे रखा है, CS3COOH लिक्विड है प्लस C2H5B लिक्विड है, और ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखी है, एस्टर बनेगा, ये भी लिक्विड प्लस H2O भी लिक्विड। इनके लिए बोला कि एक्सप्रेशन ऑफ केपी एंड केसी लिखो। एक्सप्रेशन लिखने अपन को केपी और केसी के, बस सिंपल से। ठीक है, केपी और केसी के एक्सप्रेशन लिखने अपन को। लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं केपी और केसी के एक्सप्रेशन कैसे आएंगे वो देखते हैं। चलो, केपी केसी के एक्सप्रेशन लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट ये आगे ही लिख रहा हूं। इसका केसी का अगर एक्सप्रेशन लिखोगे तो सिंपल सा, प्रोडक्ट अमोनिया इसका स्क्वायर अपॉन N2 रिएक्टेंट और H2 की पावर 3। केपी लिखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। ये हो जाएगा। सिमिलर वे में सेकंड वाले का जब केसी लिखोगे आप, सेकंड वाली इक्वेशन का अगर आप केसी लिखोगे तो इसका केसी जब लिखा जाएगा तो केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SO2 का स्क्वायर इंटू O2 अपॉन SO3 का स्क्वायर, और KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर। ये आएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट और देखो थर्ड नंबर, ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है। हेट्रोजीनियस सिस्टम में कैल्शियम ऑक्साइड का एक्टिव मास 1 होगा तो ओनली फॉर CO2 आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का भी एक्टिव मास 1 ही कंसीडर करेंगे तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा। सही। नेक्स्ट वाले में ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो इनको कंसीडर नहीं करना है। Kc इज इक्वल टू 1 अपॉन H2O की पावर 5 आ जाएगा कंसंट्रेशन में। Kp इज इक्वल टू 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 5 हो जाएगा। ठीक। लास्ट वाली इक्वेशन में Kc जो आएगा वो आएगा एस्टर की कंसंट्रेशन, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस नहीं है ये, इंटू H2O की एक्टिव मास अपॉन CS3COOH इंटू C2H5OH का एक्टिव मास। ये हो जाएगा। ठीक है, क्या इसका Kp लिखा जाएगा? क्या Kp नहीं लिखा जाएगा, इसका Kp नहीं लिखा जाएगा। क्यों? कि अपन ने बोला Kp उसी कंडीशन में लिखा जाए जब एटलीस्ट 1 क्या हो, गैस हो। एक गैस होगा तभी Kp लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। बात क्लियर? सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन, कौन सा ग्राफ साम्य अवस्था को प्रदर्शित करता है? साम्य अवस्था को प्रदर्शित करता है। 4 ग्राफ दे रखे, बोला कौन सा ग्राफ जो होगा वो साम्य अवस्था को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अपन से ये पूछा गया है।
कौन सा ग्राफ साम्य अवस्था को प्रदर्शित करता है, ये अपन से पूछा गया है। ये रेट है इधर, हाँ, और इधर टाइम है। ये रेट वर्सेस टाइम के ग्राफ चल रहे हैं। ये बी, ये टाइम, ये रेट, और डी ऑप्शन है ऑल। मैं ग्राफ बना रहा हूं। ग्राफ क्या क्या दे रखे, ये ऐसे ग्राफ दे रखे हैं। ठीक है, सुनना बात को, आराम से सुने। ये रेट कम हो रही है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड की रेट है, ये रेट इंक्रीज हो रही है बैकवर्ड की रेट है। क्या कभी बराबर हुई? क्या नहीं हुई, तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड है, बराबर तो हुई इस पॉइंट पे, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट है क्या? नहीं है, परिवर्तित हो गई, तो ये भी इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये रेट वर्सेस टाइम का है, यहां पे जाते जाते दोनों रेट बराबर भी हो गई और कांस्टेंट भी हो गई, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बोलो, चले आगे, चले आगे बात करें। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन वापस यही है, कौन सा ग्राफ साम्य अवस्था को प्रदर्शित करेगा? कौन सा ग्राफ साम्य अवस्था को प्रदर्शित करता है? मैं इस बार बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, रेट की जगह जो है वो कंसंट्रेशन टर्म्स डालने वाला हूं। ये टाइम हो गया, ये कंसंट्रेशन हो गई। ये टाइम, ये कंसंट्रेशन, ये थर्ड नंबर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इन डी ऑल। डी ऑल। सुनना बात को, आराम से सुने बात को। कौन सा ग्राफ साम्य अवस्था को प्रदर्शित करता है, अपन से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट जरूर हो जाएगी। ये देखो, इस वाले पॉइंट के बाद में कांस्टेंट है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए। इस वाले पॉइंट के बाद में देखें कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती जा रही है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। और इस वाले पॉइंट के बाद में कंसंट्रेशन बराबर हो गई, इसका मतलब इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो ये तीनों में कंडीशन में इक्विलिब्रियम आएगा, तो इसका आंसर डी ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। पहली बात तो डी क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। सही बात, बोलो। चलो सेकंड नंबर अपन बात करते हैं। सेकंड नंबर अगर अपन बात करें तो देखो क्या होगा। अगर मेरे को इससे केसी और केपी रिलेटेड पूछ ले, तो अगर इसका केसी की बात करोगे तो ये रिएक्टेंट है, कम होता जा रहा है, ये प्रोडक्ट है, तो केसी जो आएगा इसका लेस देन बनाएगा। इसका अगर केसी की बात करोगे तो ग्रेटर देन बनाएगा, और इसका केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ये क्वेश्चन तैयार हो गया एक साथ में और एक्स्ट्रा, कि केसी की वैल्यू ग्रेटर देन बनाएगी, लेस देन बनाएगी, इस टाइप से क्वेश्चन भी बन सकता है। चले आगे, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें अपन,
अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो अपन को एक ऐसा दे रखा है कि एक रिएक्शन है 2a + b कन्वर्ट हो रहा C, इसके लिए dx/dt जो है वो ऐसा दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁴ a² × b -10⁻³ c, जहां x जो है वो सांद्रता है, तो साम्य अवस्था स्थिरांक ज्ञात करो। तो बोला है साम्य अवस्था स्थिरांक ज्ञात करो। केसी आपको कैलकुलेट करना है। आपको क्या कैलकुलेट करने का बोला है? साम्य अवस्था स्थिरांक केसी कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, चल करते हैं। अपन को मालूम है कि साम्य अवस्था पर जो है वो सांद्रता नियत होती है। अगर सांद्रता नियत होती है तो dx/dt जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? 0। dx/dt 0 होगा तो इसको 0 के बराबर कर दो, इसको 0 के बराबर कर दो। अगर इसको 0 के बराबर किया तो ये बनेगा, बोलो। अपन को मालूम है कि केसी जो होगा वो ये होगा C/a² × b, तो वो किसके बराबर हो गया? ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो? एक काम करो, इसको -3 कर देना और इसको -4 कर देना, बस इतना सा काम कर देना। ये -3 मान लो, इसको -4 मान लो, तो इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻⁴, तो ये हो जाएगा 20। कैसे कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा इसका। चले आगे, केसी 20 है इस रिएक्शन का। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं। कितने प्रॉब्लम हो गए? 4। चलो 5th नंबर प्रॉब्लम पे बात करते हैं। 5th नंबर प्रॉब्लम पे बात करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये है, किसी अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक केसी में बोल रहा हूं कि 0.8 है। किसी अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक 0.8 है और अग्र अभिक्रिया का दर नियतांक kf जो है, अग्र अभिक्रिया का दर नियतांक kf जो है वो 2 है। तो kb ज्ञात करो, पश्च अभिक्रिया का दर नियतांक ज्ञात करो। मैंने इसको लैंग्वेज में नहीं लिखने की बजाय शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, अब उनको मालूम है कि kc जो होता है वो किसके बराबर होता है? kf अपॉन kb के बराबर होता है। kf अपॉन kb के बराबर होता है, तो ये 0.8 हो गया, ये 2 हो गया, ये kb,
तो KB इज इक्वल टू 2/0.8, KB इज इक्वल टू 2.5। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, मैं नॉर्मल में लिखा है, ठीक है। KB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। चले आगे चले, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, 6 नंबर प्रॉब्लम। अभी तक अपन KP KC में रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह पे चल रहे हैं। 6 नंबर पे बात कर रहे हैं। 6 नंबर प्रॉब्लम ये है मेरे पास, मेरे को ऐसा दे रखा है कि निम्न साम्य अभिक्रियाओं के लिए, निम्न साम्यों के लिए KP एंड KC की यूनिट लिखो। अपन को यूनिट लिखने का बोल रहा है, यूनिट लिखो। चलो यूनिट लिखते हैं, KP एवं KC की यूनिट लिखो। जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्ट 2 टाइम्स अमोनिया गैस, ये है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस है। KP और KC की यूनिट लिखनी है, सिंपल सी बात है। अगर आप इसका KC की यूनिट लिखोगे तो ये आएगा मोल पर लीटर की पावर 2 अपॉन ये आएगा मोल पर लीटर की पावर 1 और 3, इसका मतलब 4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर माइनस का 2। तो ऐसा बोल दो सीधा, KC की यूनिट लिखोगे जब मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng लिख देना, और डेल्टा Ng कितना आ रहा है इसका, -2। सिमिलर वे में इसके KP की यूनिट लिखोगे तो प्रेशर की यूनिट ATM मान लो तो -2, ATM की पावर -2। अच्छा इसका KC लिखते हैं, इसका KC लिखते हैं तो मोल पर लीटर की पावर 1, और KP की यूनिट लिखोगे तो ATM की पावर 1। ठीक है बात, ये सिंपल सी बात हो गई क्वेश्चन नंबर 6 तक। चलो आगे और बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम दो, अभी मैं KC KP लिखना नहीं सिखा रहा हूं, वो इक्वेशन अलग। आपको जो डायरेक्ट डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाता है, बस वही बात कर रहा है अभी तक। तो KC और KP तो मैं कैलकुलेट करना सिखा ही नहीं रहा हूं, किसी भी रिएक्शन में ये नहीं बोल रहा हूं KC कैलकुलेट करो KP कैलकुलेट करो, नहीं, ये तो अपन अभी तक बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात हो गई। चलो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, KP और KC में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। KP एंड KC, कोई डेरिवेशन नहीं, डायरेक्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। तो क्या रिलेशन होगा, KP इज इक्वल टू KC RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng होता है। KP इज इक्वल टू क्या होता है, KC RT की पावर डेल्टा Ng, जहां पे डेल्टा Ng जो है वो गैसीय उत्पाद के मूल माइनस गैसीय क्रियाकारक के मूल। ये हो जाएगा। अगर मैं 3 केस लेके बात करूं, केस फर्स्ट की बात करूं, केस फर्स्ट में डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 हो जाए, डेल्टा Ng 0 हो जाए। अगर डेल्टा Ng 0 होगा तो किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो KP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KC। ठीक है, केस सेकंड अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 तो KP जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा KC। क्यों, KC के साथ कुछ एक से बड़ा मल्टीप्लाई होने वाला, RT की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, अभी मैं प्रूव करके बता दूंगा। RT की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी नॉर्मल टेम्परेचर पे भी, तो ये 1 से बड़ा है, तो KC का मल्टीप्लाई 1 से बड़े के साथ होने वाला है, तो KP इज ग्रेटर देन KC आएगा। केस नंबर थर्ड, डेल्टा Ng अगर लेस देन 0 हुआ, डेल्टा Ng लेस देन 0 हुआ तो उस कंडीशन में KP इज लेस देन KC। अगर डेल्टा Ng लेस देन 0 होगा उस कंडीशन में क्या होगा, KP इज लेस देन KC हो जाएगा। बोलो, ठीक है बात, उस कंडीशन में लेस देन 0 हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। एक बात सुनना ढंग से,
मैं बोल रहा हूं Kp इज इक्वल टू Kc होता है कब, वेन डेल्टा एन जी जीरो हो जाए एक तो, ठीक है, तब होगा। एक RT को 1 बना दिया जाए तो RT 1 होगा तो T इज इक्वल टू 1/R और ये होता है 12.3 केल्विन। तो एक तो टेम्परेचर 12.3 केल्विन होगा तब Kp और Kc बराबर होंगे, और एक जब डेल्टा Ng खुद किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तब भी क्या होगा, Kp और Kc बराबर होगा। अब एक बात सुनना, मैं क्यों बोल रहा हूं RT का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा होगा, जब टेम्परेचर 12.3 केल्विन से जैसे ही ज्यादा रखोगे तो ये वाला मल्टीप्लाई 1 से बड़ा हो ही जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई 1 से बड़ा हो ही जाएगा। तो अपन को 1 से बड़े की बात करनी है, मैंने कहा था ये 1 से ज्यादा होगा, तो देख लो 1 से ज्यादा आ रहा है, बोलो चले आगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं, सुनना बात को, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न अभिक्रियाओं के लिए, निम्न अभिक्रिया साम्य के लिए Kp एंड Kc में संबंध, Kp और Kc में संबंध का मतलब सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि Kp इज ग्रेटर देन Kc है या Kp इज लेस देन Kc है, वो लिखना है आपको। N2 + 3H2 गैस कन्वर्ट हुआ 2 टाइम्स अमोनिया गैस, ये लो। सेकेंड इक्वेशन 2SO3 गैस कन्वर्ट हुआ 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, ये लो। और तीसरा है H2 गैस प्लस I2 गैस कन्वर्ट हुआ 2HI गैस में, ये लो। ये 3 इक्वेशन है सिंपल सी। इन तीनों के लिए आपको क्या लिखना है, इन तीनों के लिए आपको क्या लिखना है, Kp और Kc में रिलेशन लिखना है। चलो अपन को मालूम है इसका डेल्टा Ng माइनस का 2 आएगा, मतलब नेगेटिव आ गया, तो Kp इज लेस देन Kc हो जाएगा, ये पढ़ा। इसका डेल्टा Ng 1 है, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब Kp इज ग्रेटर देन Kc आएगा। इसका डेल्टा Ng 0 है, इसका मतलब Kp इज इक्वल टू Kc आएगा। एक तो पूछने का तरीका ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये इक्विलिब्रियम दे रखा है CO2 गैस, इसके लिए Kp अपॉन Kc का मान ज्ञात करो। ठीक है, Kp अपॉन Kc का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छे अच्छे तरीकों से भी पूछा जा सकता है। कैसे, सुनना बात को, सीधी सी बात है, Kp इज इक्वल टू होगा Kc RT की पावर डेल्टा Ng, डेल्टा Ng कितना है, माइनस का हाफ, तो Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में RT। एक तो ये तरीका हो गया। अगर मैं टेम्परेचर 300 दे दूं, 300 केल्विन दे दूं, तो RT की वैल्यू आपको मालूम है ना, RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, तो Kp अपॉन Kc कितना हो जाएगा 1/√25, इसका मतलब 1/5 मीन्स 0.2, ये लो। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेरे को ऐसा दे दे कि log ऑफ द Kp प्लस 2 टाइम्स log ऑफ द RT इज इक्वल टू log ऑफ द Kc किस अभिक्रिया के लिए, किस अभिक्रिया के लिए वैलिड है, ऐसा दे दी, किस अभिक्रिया के लिए वैलिड है। और रिएक्शन दे दी 2 टाइम्स अमोनिया गैस कन्वर्ट हुआ N2 गैस प्लस 3H2 गैस में, फिर दे दिया N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्ट हुआ 2 टाइम्स अमोनिया गैस में, थर्ड मेरे को दे दिया 2 टाइम्स SO3 गैस कन्वर्ट हो रहा है 2 टाइम्स SO2 गैस प्लस O2 गैस में, या डी नन ऑफ दीज। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उस समय आपका पहला जो ध्यान जाना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका पहला ध्यान ये जाना चाहिए कि ये किस टाइप की रिएक्शन, मतलब क्या है। Kp और Kc में रिलेशन की बात कर रहा है ना, तो आप इसको Kp और Kc में रिलेशन वाले टर्म्स में पुट करें। कैसे, कैसे पुट करोगे वो समझना। मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT की पावर डेल्टा Ng, इसका लॉग ले लो, तो log ऑफ दी Kp इज इक्वल टू log ऑफ दी Kc प्लस डेल्टा Ng आगे गिर जाएगा प्लस log ऑफ दी RT, इसको उधर लेके जाओ, log Kp माइनस डेल्टा ऑफ दी Ng log RT,
इज इक्वल टू लॉग ऑफ द के सी। इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि डेल्टा एन जी इज इक्वल टू -2 आया। अब आपको चेक ये करना है कि डेल्टा एन जी -2 किस रिएक्शन के लिए आएगा। आपको ये चेक करना है कि डेल्टा एन जी इज इक्वल टू -2 किस रिएक्शन के लिए आएगा। तो यहां पे देखें प्लस का 2 आया, यहां पे डेल्टा एन जी माइनस का 2 आया, यहां पे डेल्टा एन जी प्लस का 1 आया। तो अपना आंसर कौन सा होगा? सेकेंड। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकेंड। कितने क्वेश्चन हो गए? 9 क्वेश्चन हो गए। और देखो अभी तो फिर आगे और बात करते हैं। बारिश की वजह से भैया बोर्ड भी बहुत मुश्किल से साफ होता है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये लो, एक जंग तो जीत ली, बोर्ड तो साफ हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए। आपको एक दे रखा है SO3 गैस कन्वर्ट हो रहा है SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस में। ये ऐसा काम करो, इसको ऐसे लिख दो, SO2 गैस प्लस हाफ ऑफ दी O2 गैस। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM दाब पर Kp 0.6 ATM की पावर -12 है, तो Kc ज्ञात करो। ये अपन से पूछा गया, कर लो कैलकुलेट। अपन को मालूम है कि Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ये होता है। डेल्टा Ng कितना? माइनस का हाफ। ये लो, R कितना है? टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब 300 और ये 1/12 की पावर माइनस की हाफ, रूट ऑफ दी 25 का मतलब 5 हो गया, 3। यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर की पावर माइनस का हाफ। मोल पर लीटर की पावर माइनस का हाफ इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 11, 31 क्या? एक आपको दे रखा है Kp जो है वो आपको दे रखा है 40 ATM का स्क्वायर, 40 ATM स्क्वायर। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Kc एट 727 डिग्री सेल्सियस। बोला R की वैल्यू जो है वो 0.08 लीटर इंटू ATM पर मोल इंटू केल्विन ले लेना, ये बोला है। ठीक है, ये ले लेना बोला गया है। चलो, मेरे को इक्वेशन नहीं दे रखी, कोई बात नहीं। Kp की यूनिट देखो, इसका मतलब डेल्टा Ng इस रिएक्शन का कितना है? 2 है। डेल्टा Ng कितना है? 2 है। अगर 2 है तो Kp हो गया 40, Kc R की वैल्यू 0.08, टेम्परेचर 1000 केल्विन, इसका करना है स्क्वायर, ये लो 40 इज इक्वल टू Kc, ये कितना हो जाएगा बोलो? 80 का स्क्वायर,
तो Kc इज इक्वल टू 40 अपॉन 80 का स्क्वायर 6400। Kc हो जाएगा 1 अपॉन 60, Kc हो जाएगा 1 अपॉन 160। चले आगे बोलो, Kc हो जाएगा 1 अपॉन 160। ठीक है बात, ये हो गया Kp और Kc से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। आगे और बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इसकी विशेषताएं क्या होगी। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। साम्य अवस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, अपन उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले साम्य अवस्था स्थिरांक जो है वो केवल और केवल दो फैक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है। साम्य अवस्था स्थिरांक केवल दो कारक पर निर्भर करता है, इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ है तो डिपेंड नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखना। साम्य अवस्था स्थिरांक केवल दो कारक पर निर्भर करता है। कौन से दो कारक है वो? पहला मोड ऑफ द रिएक्शन, क्या आप रिएक्शन को किस मोड में लिख रहे हो, और सेकंड टेम्परेचर। मोड ऑफ द रिएक्शन एंड सेकंड है टेम्परेचर। ठीक है, चलो बात करते हैं पहला मोड ऑफ द रिएक्शन के बारे में। मोड ऑफ द रिएक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। मोड ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है भैया, मोड ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या, समझते जाना। अगर मैंने एक ऐसी रिएक्शन लिखी कि A कन्वर्ट हुआ B में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है वो K है, तो मैंने बोला 2A कन्वर्ट होगा 2B में, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश कितना होगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आप कुछ मत करें, पहले Kc इज इक्वल टू K जो था वो उसे लिखे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब जो Kc डैश लिखोगे वो कैसे लिखा जाएगा, B का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दो, कंसेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ A का होल स्क्वायर, इसका मतलब K स्क्वायर हो जाएगा। ओवरऑल बात ये हो गई, सुनना बात को, ओवरऑल बात ये हो गई कि अगर आपने किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया तो वो मल्टीप्लाई कहां जाके लगेगा, पावर के फॉर्म में लगेगा। किस फॉर्म में लगेगा, पावर के फॉर्म में लगेगा। समझ में आ रही है बात? ये फर्स्ट एग्जांपल है इसका, फर्स्ट रूल है ये इसका। आगे बात करें, ये इसका फर्स्ट रूल है। सेकेंड नंबर रूल की बात करते हैं। A कन्वर्ट हो रहा है B में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो B कन्वर्ट हुआ A में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सुने, वही तरीका, K जो होगा वो क्या होगा, B बाई A के बराबर होगा। Kc डैश जो आएगा, Kc डैश किसके बराबर होगा, A बाई B के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन B बाई A की कंसेंट्रेशन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 बाई K। तो ओवरऑल बात यह है, अगर आपने रिएक्शन को रिवर्ट किया, ओवरऑल बात यह है कि अगर आपने रिएक्शन को रिवर्ट किया, देखो रिएक्शन को क्या किया, रिवर्ट, तो रिएक्शन को रिवर्ट करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 अपॉन हो जाता है। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन। एक और एग्जांपल समझो छोटा सा, A कन्वर्ट हुआ B में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। आपसे बोला हाफ ऑफ दी B कन्वर्ट हुआ हाफ ऑफ दी A में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश है। Kc डैश की वैल्यू कैलकुलेट करो, आपसे ऐसा बोला जा रहा है। सिंपल सा तरीका, सुनना बात को, आप इस हाफ को भूल जाए तो रिएक्शन को आपने किया रिवर्ट, ये लो रिवर्ट, तो 1 अपॉन K हो जाएगा। फिर आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये जाके लगना चाहिए पावर में, ये लग गया पावर में, इसका मतलब 1 अपॉन रूट K हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट K।
सही बात। चलो आगे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। करें नेक्स्ट बात, ठीक है, आराम से समझो। अगर आपने एक रिएक्शन ऐसे लिखी, ए कन्वर्ट हुआ बी में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, और सी कन्वर्ट हुआ डी में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। ये है, आपसे पूछ रहा है कि ए कन्वर्ट हो रहा है डी में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश है, तो वो कैलकुलेट करो। तो सुनना बात को, आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे Kc डैश, तो वो किसके बराबर होगा? डी अपॉन ए के बराबर होगा। इस डी बाई ए को ऐसे लिख सकते हो क्या? देखो, बी बाई ए इंटू सी बाई बी इंटू डी बाई सी, ऐसे लिख सकते हो ना? अगर ऐसे लिख सकते हो तो देखो, ये K1 जो होगा वो B बाई ए के बराबर ही तो होगा, K2 जो होगा वो C बाई बी के बराबर होगा, और K3 D बाई सी के बराबर होगा, यही होगा। तो B बाई ए की जगह आप लिख सकते हो K1, इसकी जगह लिख सकते हो K2, इसकी जगह लिख सकते हो K3। Kc डैश जो होगा वो K1 इंटू K2 इंटू K3 हो जाएगा। बोलो, अब सुनना बात को ढंग से, ये इक्वेशन लानी है तो इन तीनों इक्वेशन को जोड़ो, तो ये B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, A कन्वर्ट हो जाएगा D में। अगर आप इक्वेशन को ऐड करते हो, अगर आप इक्वेशन को ऐड करते हो तो उस कंडीशन में, अगर आप इक्वेशन को ऐड करते हो तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ए कन्वर्ट हुआ बी में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और सी कन्वर्ट हुआ बी में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। तो आपको बोला है कि ए कन्वर्ट होना चाहिए सी में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? अपन से ये पूछा जा रहा है, ठीक है, आराम से देखना, समझे बात। ये पूछ रहा है तो इसको देखो कैसे टैकल करोगे आप, इसको कैसे टैकल करोगे। इसका K1 जो आएगा वो आएगा B बाई ए, और इसका K2 आएगा B बाई सी, और Kc डैश जो आएगा वो आएगा C की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन, ऐसा आएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? B बाई ए अपॉन B बाई सी, तो C चला जाएगा ऊपर, तो Kc डैश इज इक्वल टू B बाई ए का मतलब हो गया K1 अपॉन K2, ये बन जाएगा। अल्टीमेटली हुआ ये, इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन माइनस करो, तो माइनस करते ही B से B कैंसिल हो गया, A माइनस सी इक्वल टू 0, तो A कन्वर्ट हो गया C में, A कन्वर्ट हो गया किसमें? C में, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। अगर आपने रिएक्शन को माइनस किया, अगर आपने रिएक्शन को माइनस किया, उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो डिवाइड में चला जाएगा। अगर आपने रिएक्शन को माइनस किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाना चाहिए। ये देख लो K1 बाई K2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलिए। ये फर्स्ट फैक्टर था जिसमें मैंने 5 एग्जांपल करवा दिए। इसके क्वेश्चन जो होंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, इसके क्वेश्चंस की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर बात करता हूं टेम्परेचर का फैक्टर, सेकंड नंबर फैक्टर की बात करता हूं टेम्परेचर का। तापमान, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा? अब अपन बात करते हैं टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करना चाहिए, वो अपन बात करते हैं, समझना आराम से। टेम्परेचर के लिए इक्वेशन है इस टाइप से बैठेगी। टेम्परेचर जो है वो डी बाई डी टी ln ऑफ दी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर, इस इक्वेशन के साथ वेरिएशन करता है। तो डी ऑफ दी ln के इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू डी टी हो गया। इसका इंटीग्रेशन कर ले, T1 टेम्परेचर से लेके T2 टेम्परेचर तक, उस समय K1 होगा, इधर K2 होगा, ये dx हो गया। 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x, ये हो गया ln के अपर लिमिट K2 लोअर लिमिट K1 माइनस का डेल्टा h अपॉन r 1 बाई टी T2 और ये T1, तो ये हो जाएगा ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा h बाई r 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2।
ये इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बनने वाली है। आ रही बात समझ में आपको? ये इक्वेशन बनने वाली है। अब देखो मेरे पास डेल्टा एच के अकॉर्डिंग दो केस बन सकते हैं, डेल्टा एच के अकॉर्डिंग दो केस बन सकते हैं। कौन से? दो टाइप की रिएक्शन होती है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, उष्मा शोषी अभिक्रिया हुई, तो उसका डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। और एक होती है उष्मा सेपी एक्सोथर्मिक, तो उसका डेल्टा एच होता है नेगेटिव। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव रखा और इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 रखते हो, तो ये वाला डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा। डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब K2 इज ग्रेटर देन क्या होगा? K1। इधर इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 हुआ तो ये पॉजिटिव है लेकिन साथ में नेगेटिव का मल्टीप्लाई है, देन K2 इज लेस देन K1 होगा। इस वाले केस में K2 बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर, K2 बढ़ रहा है इसका मतलब P बढ़ रहा है, या फिर R कम हो रहा है। P का बढ़ना, R का कम होना, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है। बोलो, रिएक्शन फॉरवर्ड में। इधर K2 कम होना, इसका मतलब P कम होना, या फिर R बढ़ना, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। बोलो, रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड में जाएगी। अब बात समझना आराम से, बात समझना क्या कह रहा हूं। यहां पे बिल्कुल एक शॉर्ट में मैं एक बना देता हूं कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो उस समय टेम्परेचर बढ़ाते हो तो K बढ़ता है। ये देख लो, टेम्परेचर बढ़ाया तो K बढ़ गया, या फिर टेम्परेचर कम किया तो K भी कम हो गया। मतलब दोनों एरो सेम डायरेक्शन में रहेंगे, अपवर्ड तो अपवर्ड, बैकवर्ड तो बैकवर्ड, सेम डायरेक्शन में रहेंगे। और एक्सो हुआ तो एरो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K कम होगा, टेम्परेचर कम करोगे तो K बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? ये रहेगा ओवरऑल। बात समझ में आई? ये आज अपन ने पढ़ लिए, दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, इन दो फैक्टर की। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, और फिर अपन बात करेंगे केपी और केसी की एप्लीकेशन क्या होती है, और फिर अपन बात करेंगे किसकी, केपी और केसी कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, यहां तक करना, नेक्स्ट आगे बात करेंगे। आज थर्ड लेक्चर, ये अभी 3 लेक्चर पड़े इसके, तो आराम से बात करते जाएंगे। ठीक है, चलो यहां तक कर लेना।